Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topics, you can ask me. No, ma'am, no problem. Okay, so we No, completed ma'am, no this problem. chapter. Yeah, okay. Only this timeline is left. 1974, White Australia policy ends and Asian immigrants allowed entry. White Australia जो है वो policy खत्म हुई और Asian immigrants को allow कर दिया गया enter होने के लिए ऑस्ट्रेलिया में. Australian in 1992, Australian High Court in the Mabu case declares that terra nullius was legally invalid and recognizes native claims to land from before 1770. 1992 के अंदर ऑस्ट्रेलियन हाई कोर्ट ने बोला माबू केस को लेते हुए कहते हुए कि डिक्लेयर किया कि टेरा न्यूलिस जो है कि लैंड ऑफ नोबडी वो इनवैलिड है, लीगल तौर पे इनवैलिड है और बोला कि नेटिव जो है उनका ये जो ऑस्ट्रेलिया है ये उनका 1770 से पहले का है, मतलब वो पहले से यहाँ पर रह रहे हैं. 1995 National Inquiry into the Separation of Aboriginal and Torres Strait Islanders Children from their Families. फिर इंक्वायरी की गई, नेशनल इंक्वायरी हुई जो अबॉर्जिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर चिल्ड्रन को अलग कर दिया गया उनकी फैमिली से. In 1999, 26th May, a national sorry day as apology for the children lost from the 1820s to 1970. 1999 के अंदर 26 मई को एक नेशनल सॉरी डे की तरह देखा गया जो रखा गया था उन बच्चों से माफी मांगने के लिए जिनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया था 1820 से 1970 तक के बीच में, यानी कि 150 साल. ठीक है, समझ आया? कोई दिक्कत? No, ma'am. कुछ होमवर्क दिया था कल आपको? Yes, ma'am. क्या कौन सा वाला बॉक्स था पढ़ना था जो? Ma'am, a description of the Sydney area in 1790. अच्छा, कौन से पेज पे है ये बताएं एक बार. Ma'am, 227. 227. मैम Let me. 227 पे. Okay, so have you read it? पढ़ा है आप लोगों ने? Yes, ma'am. कोई दिक्कत? पढ़ा पर समझ में नहीं आया मैम. क्या समझ में नहीं आया बताइए? कोई लाइन समझ में नहीं आई या कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आया? मैम ये जो लाइन है ना, एबोरिजिनल प्रोडक्शन हैड बीन ड्रामेटिकली वाली, ये रिसोर्सेज तक समझ में नहीं आया. Aboriginal production had been dramatically disturbed by the British presence. Aboriginal production जो था वो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो चुका था ब्रिटिशर्स की प्रेजेंस में, यानी ब्रिटिशर्स जब वहां पे थे, जब वहां पे वो रह रहे थे तब. The arrival of 1,000 hungry mouths followed by hundreds more but unprecedented pressure on local food resources. अब वहाँ के जो local food resources थे उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था. एक तो पहले से वहां पे 1,000 लोग आ चुके थे और उन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था देखनी थी और उसके साथ ही और 100 आने बाकी थे, तो इससे वहां के लोकल फूड रिसोर्सेज के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ गया था. सो व्हाट वुड द डारूक पीपल हैव थॉट ऑफ ऑल दिस? तो डारूक लोगों ने यहाँ पर क्या सोचा? टू देम सच लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ सेक्रेड प्लेसेस एंड स्ट्रेंज एंड वायलेंट बिहेवियर टुवर्ड्स देयर लैंड वाज इनएक्सप्लिकेबल. अब इस तरह का लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन यानी बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन होना उनकी जगह का और वहां के रिसोर्सेज का, और इतने अजीब तरीके से और इतने हिंसात्मक तरीके से वहां के लोग बिहेव कर रहे थे उनकी धरती के ऊपर, वो उनके लिए अनएक्सेप्टेड था. The newcomers seemed to knock down trees without any reason, for they were not making canoes, gathering bush honey or catching animals. अब जो नए लोग आए थे वो क्या करते थे, जबरदस्ती पेड़ काट देते थे वहां पर. और पेड़ क्यों काट देते थे वो लोग? बिना किसी रीजन के, और फिर ना तो वो कैनोइज बना रहे होते थे, ना वो बुश हनी इकट्ठा कर रहे होते थे, बस वो जानवर पकड़ लेते थे, मतलब बिना मतलब के वो चीजें कर रहे थे. स्टोन्स वर मूव्ड एंड स्टैक टुगेदर. पत्थरों को जगह से हटाया गया और एक जगह पर जमा दिया गया. क्ले डग अप. क्ले को खोदा गया. शेप्ड एंड कुक्ड एंड होल्स वर मेड इन द ग्राउंड. और वहां पे शेप दिया गया और
पकाई करी उनकी, मतलब पकाया गया, गड्ढे करे गए ग्राउंड में। लार्ज अनवाइडली स्ट्रक्चर्स बिल्ड, और बड़े बड़े स्ट्रक्चर विल्डी स्ट्रक्चर्स बनाए गए, बहुत ही बड़े। At first they may have equated the clearing with the creation of a sacred ceremonial ground. पहले उनको लग रहा था कि ये सफाई कर रहे हैं इस पूरे लैंड की और एक इसको पवित्र सेरेमोनियल ग्राउंड बना रहे हैं। Perhaps they thought a huge ritual gathering was to be held, और उनको लग रहा था बाई चांस कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिचुअल गैदरिंग होगी, लोग इकट्ठे होंगे। Dangerous business from which they should steer well clear, और या फिर वहां पर डेंजरस बिजनेस होंगे जिससे वो पूरी तरीके से सारी चीजें मिक्सअप करेंगे। There is no doubt the Darkus subsequently avoided the settlement, और इसलिए कोई डाउट नहीं था वहां पे, कोई शक नहीं था कि डार्कूज ने क्यों वहां पर अवॉइड किया इन सेटलमेंट्स को। For the only way to bring them back was by an official kidnapping, और उनको वापस लेकर के आना एक ही तरीका था कि वापस से उनको आप ऑफिशियली किडनैप करके ले आओ। ये कहा है पी ग्रिमशॉ, एम लेक, मैकग्रेथ, एम क्वार्टरली, क्रिएटिंग अ नेशन में। ठीक है, अब समझ आया? यस यस मैम। मैम। मैम यस। मैम इसमें जो डारुक्स लोग हैं मैम, इसमें का क्या रोल है, मतलब ये लोग कौन है? ये बेसिकली एक इनका नेटिव हैं जो सिडनी एरिया में रहते थे, और वहां पर जब ये ब्रिटिशर्स आए और उनके लैंड पर ये सब करने लगे तो उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और वो वहां से चले गए थे, और उनको ये सेटलमेंट जो था बाहर के लोगों का वो उनको समझ में भी नहीं आ रहा था। ठीक है, और उनको वापस से लाने का एक ही तरीका था कि आप उनको किडनैप करके ले आओ। उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही थी जो वहां हो रही थी। ओके मैम। मैम हाँ जो आपने 216 पेज नंबर पे एक बार वो दिया था ना, एनकाउंटर विद यूरोपियंस वाला, हाँ उसमें एक लाइन समझनी है, एक बार समझा दो क्या? हाँ जी बिल्कुल। Let me get to that page. 216 पेज नंबर पे मैम। हाँ बोलिए, कौन सी लाइन थी बोलो। ये जो मैम ये है ना, दो लाइन है इसमें, एबोरिजिन वाली है ना, नेटिव पीपल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन लैटिन एब फ्रॉम हम्म ओरिजिन द बिगनिंग वाली, और हम्म एक ये वाली फर्स्ट नेशन पीपल वाली। अबॉर्जिन जो है ये टर्म यूज करी जाती है उन लोगों के लिए जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे थे बहुत सालों पहले तक, जब वहां पर यूरोपियंस पहुंचे भी नहीं थे, उन लोगों के लिए ये अबॉर्जिन शब्द बोला जाता है। लैटिन भाषा में अब का मतलब होता है, अब ये जो पूरा वर्ड है अबॉर्जिन, इसको दो हिस्सों में बांटा गया है, अब और ऑरिजिन में। तो अब और अब का मतलब होता है फ्रॉम, और ओरिजिन का मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि फ्रॉम द बिगिनिंग। अबॉर्जिन का मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरा है फर्स्ट नेशंस पीपल्स, द ऑर्गेनाइज्ड नेटिव ग्रुप्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द कैनेडियन गवर्नमेंट। द इंडियन एक्ट ऑफ 1876 यूज्ड द टर्म वंस, बट फ्रॉम द 1980s द वर्ड नेशन इज यूज्ड। अब पहले के जमाने में वहां के जो लोग थे, फर्स्ट नेशन पीपल्स जो बोला गया है, वहां के जो नेटिव ग्रुप्स हुआ करते थे, उनके लिए कैनेडियन सरकार ने इंडियन एक्ट निकाला था 1876 के अंदर, और बाद में वहां पर टर्म यूज की गई बैंड्स, और फिर 1980 के अंदर वहां पर इसकी बजाय बैंड्स की जगह वो लोग यूज करने लगे शब्द नेशन। नेशन जो है वो शब्द यूज किया गया। यहाँ पे बेसिकली ये बोला गया है कि अलग अलग जगहों पर क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया है और कहाँ कौन से शब्द पहले यूज किए जाते थे, उनको बदल के क्या शब्द यूज किए गए हैं, ये बोला गया। ओके मैम। और किसी को कोई दिक्कत पूछो, और कोई टॉपिक में इस चैप्टर से रिलेटेड? नो मैम। नो मैम। अभी पूछ लो, क्योंकि फिर मैं पूछूंगी मंडे को क्लास में। नो मैम, इट्स क्लियर। Okay, then we should move to discuss the takeaway points and the takeaway notes of this chapter. Okay, are you able to see the screen? यस मैम। Okay,
The American empires of Spain and Portugal did not expand after the 17th century. American empires जो थे स्पेन और पोर्चुगल के अंदर वो नहीं आगे ज्यादा फैले 17th century के बाद में. The countries like Holland, France, and England began to expand their trading activities and to establish colonies in America, Africa, Asia after 17th century. अब अमेरिकन एम्पायर्स तो फैले नहीं स्पेन और पोर्चुगल में 17th सेंचुरी के बाद में, लेकिन 17th सेंचुरी के बाद में हॉलैंड, फ्रांस और इंग्लैंड की जो इन्होंने जो एक एक्टिविटीज थी अपनी व्यापार में वो बढ़ा दी थी और इन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के अंदर कॉलोनीज भी लगाना शुरू कर दिया था. The word settler is used for the Dutch in South Africa and the British in Ireland, New Zealand and Australia and the Europeans in America. अब ये word जो है settler ये इस्तेमाल किया जाता था उन लोगों के लिए जो आए थे कहाँ, डच, यूज फॉर डच लोग जो आए थे साउथ अफ्रीका में उनके लिए सेटलर बोला जाता था, ब्रिटिश लोगों के लिए बोला जाता था आयरलैंड के अंदर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के अंदर और अमेरिका के अंदर बोला जाता था यूरोपियंस के लिए. The native people led a simple life. अब जो नेटिव लोग हैं, नेटिव पीपल कौन होते हैं, जो पहले से रह रहे होते थे, ये सेटलर के जाने से पहले जो लोग वहां पे रह रहे होते थे उनको बोला जाता था नेटिव पीपल. अब नेटिव पीपल बेसिकली हर जगह के लिए है, अमेरिका हो, साउथ अफ्रीका हो, आयरलैंड हो और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कहीं के ही हो, ठीक है. यूरोपियंस के लिए वो शब्द यूज करते थे ये सेटलर, और जो लोग पहले से वहां रह रहे हैं उनके लिए यूज करते थे नेटिव. वो एक सिंपल जिंदगी जीते थे. दे डिड नॉट क्लेम देयर राइट ओवर लैंड्स. अब वो इतने सिंपल जिंदगी जीते थे कि उनको अपना हक बोलने की या क्लेम करने की जरूरत ही नहीं पड़ी. उनको लगा ही नहीं, कभी ऐसी फील ही नहीं हुआ कि उनको उनके ही लैंड पे बोलना पड़ेगा कि ये हमारा लैंड है, तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं है, ये हमारे अंडर में है. इस तरीके उनकी सोच ही नहीं थी. The continents of North America extends from Arctic Circle to the Tropic of Cancer and from the Pacific to the Atlantic Ocean. अब यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका कहाँ तक फैला है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट वो बताया गया है जोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से कि आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और पैसिफिक से अटलांटिक ओशन तक. The inhabitants of North America used to live in groups before the advent of the Europeans. अब नॉर्थ अमेरिका के inhabitants जो थे वो पहले रहा करते थे ग्रुप्स में यूरोपियंस के आने से पहले. The original inhabitants of North America came from Asia about 30,000 years ago. जो ओरिजिनल रहने वाले थे नॉर्थ अमेरिका के वो आए थे एशिया से करीब 30,000 साल पहले. The inhabitants of North America grew वेजिटेबल्स एंड मेज. अब जो इनहेबिटेंट्स थे नॉर्थ अमेरिका के वो उगाया करते थे सब्जियां और मेज. दे एट फिश एंड मीट ऑल्सो, और वो खाया करते थे फिश भी और मीट भी. द पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका बिलीव्ड इन सबसिस्टेंस इकोनॉमी, और वो लोग बिलीव करते थे सबसिस्टेंस इकोनॉमी के अंदर कि जितना हम उगा रहे हैं उतना हमारे में खाना हम खा लेंगे, और एक्स्ट्रा वो लोग नहीं उगाते थे. प्रोडक्शन वो एक्स्ट्रा नहीं करते थे, जितने में काम चल रहा होता था उतने में वो कर लेते थे. उनको प्रॉफिट का कोई लालच नहीं था. पीपल स्पोक न्यूमरस लैंग्वेजेस बट नन ऑफ देम इज अवेलेबल टू अस इन रिटन फॉर्म. लोग बाग कई सारी लैंग्वेजेस बोला करते थे, लेकिन अभी हमारे पास में उनमें से एक भी लैंग्वेज जो है वो लिखी हुई नहीं है written form में. Accounts of historical antecedents were recorded by each tribe. अब accounts जो हुए हैं वहां पर historical events जो हुए हैं वो हर tribe के द्वारा रिकॉर्ड किए गए हैं. They used to transfer their historical knowledge orally to the next generation. अब ये लोग क्या करते थे, अब सपोज आपके अभी हमारे पास भी मान लो कोई historical knowledge जो है written form में नहीं होती, तो जो आपके पेरेंट्स ने सुना अपने पेरेंट्स से और जो उनके पेरेंट्स ने सुना उनके पेरेंट्स से, और वो बेसिकली इस तरीके से एक दूसरे को पास ऑन करते जाते, तो वो ही एक तरीका रह गया था, हो जाता हमारे पास में जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज पास करने का. अब क्या हो रहा था यहाँ पर ये लोग करते ही ऐसे थे, यानी कि ये लिखते ही नहीं थे. जो ट्राइब होती थी, हर वहाँ के नेटिव लोग जो हुआ करते थे वो अपने साथ में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स वहाँ पे हुए हैं या नॉलेज जो हुई है वो ओरली अपनी जनरेशन, आने वाली जनरेशन तक पास ऑन करते जाते थे. जैसे बातें करते हैं अपन घर में बैठ करके, वो वैसे ही बताते जाते थे. समझ में आया अभी तक किसी को किसी पॉइंट में कोई दिक्कत?
नो मैम। ओके नो मैम। टेक्निक ऑफ क्लोथ्स वीविंग वाज आल्सो नोन टू द इनहैबिटेंट्स। अब कपड़े सिलने की जो टेक्निक होती है वो भी इन इनहैबिटेंट्स को पता थी। इन 1492 क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड द कॉन्टिनेंट ऑफ अमेरिका। 1492 के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया था, यानी उन्होंने खोजा था। न्यूज ऑफ डिस्कवरी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर माइंस इन अमेरिका स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये खबर कि अमेरिका के अंदर गोल्ड और सिल्वर की खाने हैं, ये खबर और उसकी डिस्कवरी हो गई है, ये जो न्यूज थी ये पूरी दुनिया में फैल गई। The Hopis were a native tribe who lived near California. Hopis एक native tribe हुआ करती थी जो रहती थी कैलिफोर्निया के पास में। Wampum belts are made of colored shells sewn together. Wampum belts जो बनाई जाती है कलरफुल, उसमें shells यूज किए जाते हैं और उसको sew किया जाता है साथ में, यानी shells को साथ में इस तरीके से लगाते हैं वो। At the end of 18th century, Canada came into existence. 18th century के बाद में कनाडा जो है वो अस्तित्व में आया। इंग्लैंड had 13 colonies on the eastern coast of America. इंग्लैंड ने 13 कॉलोनीज बना दी थी अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पर। In the 1840s, traces of gold were found in the USA in California. अब ये याद रखेंगे कि यहाँ पर कौन सी हॉपिस नेटिव ट्राइब के लोग रहते थे कैलिफोर्निया में, और वहीं कैलिफोर्निया के अंदर ही 1840 के अंदर क्या मिला था, गोल्ड जो है वो पाया गया था। It led to the gold rush when thousands of Europeans hurried to America in the hope of making a quick fortune. अब इससे ही गोल्ड रश, जब ये खबर फैली कि कैलिफोर्निया के अंदर गोल्ड मिला है, तो वहां पर गोल्ड रश को लेकर के, उस समय को लेकर के गोल्ड रश कहा गया, जब कई सारे यूरोपियंस, हजारों यूरोपियंस जो है अमेरिका के अंदर आने लगे अपना भविष्य सुधारने के लिए। It also led to the building of railway lines across the continent, और इसी के चलते आगे जाकर के यहाँ पे रेलवे लाइन भी जो है बिछाई गई, जिससे कॉन्टिनेंट तक आराम से पहुंचा जा सके। British colonies in America declared a war against England in 1776 to gain independence. British colonies ने अमेरिका के अंदर war declare कर दिया था, जो ब्रिटिश कॉलोनीज जो अमेरिका के अंदर रह रही थी, उन्होंने डिक्लेयर किया था एक वॉर इंग्लैंड के अगेंस्ट में आजादी पाने के लिए, कि अब हमें बिल्कुल, अब क्या ब्रिटिशर्स ने कॉलोनी लगाई थी वहां जाकर के, और वही लोग जो हैं अब इन लोगों से आजादी चाह रहे थे। The War of Independence of the Colonies continued till 1783. अब ये जो लड़ाई थी आजादी की कॉलोनीज को लेकर के, ये 1783 तक चलती रही। In 1860 the USA has had an undeveloped economy. 1860 के अंदर यूएसए जो है उसकी एक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी थी। इन 1890 इट वाज द लीडिंग इंडस्ट्रियल पावर इन द वर्ल्ड, और 1890 यानी 30 साल के अंदर ही ये अपनी इकोनॉमी इतनी सुधार चुके थे कि ये दुनिया की सबसे इंडस्ट्रियल पावर के अंदर देखे जाने लगे। Invention of barbed wire in 1873 brought out revolution in American agriculture. अब एक इन्वेंशन हुआ barbed wire करके 1873 के अंदर, जिससे क्या क्रांति आ गई अमेरिकन एग्रीकल्चर के अंदर, यानी बहुत ज्यादा बढ़िया काम होने लगा। The American President Abraham Lincoln played a key role in abolition of the slavery. American President Abraham Lincoln ने बहुत important role play किया था गुलामी को हटाने में। Explorer William Jens of Dutch reached Australia in 1606. अब एक एक्सप्लोरर थे विलियम जेम्स, वो जो डच थे, वो पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया 1606 के अंदर। एजे तस्मान फॉलोड द रूट ऑफ विलियम जेम्स नेम तस्मानिया आफ्टर हिज नेम। अब एजे तस्मान पहुंचे उसी रास्ते पे विलियम जेम्स जिस पर गए थे, और उसके बाद में एक छोटा सा आइलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के पास में, उसको उन्होंने अपना नाम दे दिया तस्मानिया अपने नाम पर। एजे तस्मान डिस्कवर न्यूजीलैंड, और फिर उससे आगे जाकर के न्यूजीलैंड के आइलैंड आ जाते हैं, इन्होंने वो भी डिस्कवर कर लिया। Another British explorer, James Cook, reached the island of Botany Bay in 1770 and named its New South Wales. दूसरे ब्रिटिश एक्सप्लोरर आए जेम्स कुक, वो पहुंचे बॉटनी बे के आइलैंड पर, उन्होंने इसको नाम दिया न्यू साउथ वेल्स के नाम से, और ये पहुंचे थे 1770 में। In Australia, economic prosperity of mining industry played a crucial role. ऑस्ट्रेलिया के अंदर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कैसे आई, आर्थिक बढ़िया फला फूला कैसे ऑस्ट्रेलिया, जब यहाँ पर माइनिंग इंडस्ट्री ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इनके देश की इकोनॉमी को सुधारने में।
कैनबेरा वॉज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1911। 1911 के अंदर कैनबेरा जो है डिक्लेयर कर दी गई थी कि ये ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल होगी। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एनहेंस विद द रेयरिंग ऑफ मेरिनो शीप। अब ये प्रोसेस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उससे और उम्मीदें बनी थी कि ये मेरिनो शीप जो है उसको और पालने लगे थे। कॉलोनियल का मतलब होता है बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री। कॉलोनियल का मतलब होता है एक देश से जुड़े हुए रहना जो दूसरे देश को कंट्रोल करे। ओरल हिस्ट्री का मतलब है टू राइट हिस्ट्री और टू डिक्टेट अदर्स सो दैट इट कुड हैव बीन रिकॉर्डेड। लिखना हिस्ट्री को या डिक्टेट करना दूसरों को, जिससे वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर सकें। नेटिव सिटीजन्स ऑफ कॉलोनाइज्ड कंट्रीज, द होपिस आर द कैलिफोर्नियाज नेटिव ट्राइब्स। नेटिव्स जो वो सिटीजन जो पहले से ही कॉलोनाइज्ड कंट्रीज के अंदर रह रहे हैं उनके लिए बोला जाता है। होपिस जो है कैलिफोर्निया के नेटिव ट्राइब है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी का मतलब है इट मीन्स टू प्रोड्यूस एज मच एज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ देयर बेसिक नेसेसिटीज। इसका मतलब है उतना ही उगाना जितना आपकी बेसिक जरूरतें पूरी हो सकें। सेटलर, पीपल हु सेटल एट अ प्लेस ऑफ विच दे आर नॉट इनहेबिटेंट्स, वो लोग जो उस जगह से बिल्कुल बिलोंग नहीं करते हैं और वहां जाकर के रहने लगते हैं। वाम्पम बेल्ट एक बेल्ट है जिसमें कलर्ड शेल यूज किए जाते हैं। इंडिजिनस पीपल का मतलब होता है पीपल बिलोंगिंग नेचुरली टू अ प्लेस, लोग बाग जो नेचुरली किसी एक जगह को बिलोंग करते हैं। मल्टीकल्चरलिज्म का मतलब है वो पॉलिसी जिसके अंदर सारे इक्वली, सारे कल्चर्स जो हैं वो भले नेटिव यूरोपियंस हो या एशियन एमिग्रेंट्स हो, उनको इक्वली इक्वालिटी से ट्रीट करना उनके नेचर को, सॉरी कल्चर को। टेरा न्यूलिस एक पॉलिसी थी जो इम्प्लाई करती थी कि किसी का एक का हक नहीं है किसी एक पर्टिकुलर लैंड पर, वो नोबडीज लैंड है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेसिकली ये बोला गया था। अभी तक किसी को किसी पॉइंट में कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। नो मैम। सब क्लियर है? यस मैम। तो बताइए टेरा न्यूलिस क्या होता है? टेरा न्यूलिस नालिस ट्राई करिए, अभी समझा है? बेटा ट्राई करेंगे अपन, कोशिश तो मैम करेंगे। टेरर न्यूलिस एक पॉलिसी है जो कि रिकॉग्नाइज मतलब बनाई गई है, इम्प्लाइज की गई है। मैम 1 सेकेंड। हाँ बेटा। हाँ यस मैम। मैम एक पॉलिसी है जो कि बनाई गई है और उस पे कहा गया है कि राइट ओवर अ गिवन पीस ऑफ लैंड, मतलब जिसको आपने बताया था कि एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि जिस जिस किसी का भी लैंड है उस पे मतलब उसी का हक होगा। और फिर इस नाम से इस पॉलिसी को मतलब बना दिया है कि अब ये पॉलिसी जो है अब इस पे लोग मतलब पूरा करेंगे। अच्छा, वेरी गुड, मैम जिस नाइस ट्राई। पर हाँ बोलो। मैम जिस पर किसी राष्ट्रीय का अधिकार ना हो। वेरी गुड, है? वेरी गुड, आपने भी सही ट्राई करा है। दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है ट्राई। आई रियली अप्रिशिएट दैट। टेरा न्यूलिस इस तरह की पॉलिसी है जो बनाई गई थी जिसमें बोला गया था कि किसी भी एक पर्टिकुलर सिटीजन का उस किसी भी पर्टिकुलर लैंड पर कोई हक नहीं है। ठीक है, उसको बोला गया था टेरा न्यूलिस। मैम वैसे ओके मैम। लावारिस क्षेत्र भी कह सकते हैं ना? नहीं नहीं बेटा, लावारिस नहीं बोल सकते, बस बेसिकली ये बोला गया था कि हक नहीं है आपका इस पे कोई। ओके मैम। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि अब ये आपकी लास्ट ऑनलाइन क्लास थी और अब हम मंडे को मिलेंगे होपफुली। मंडे को स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर प्रॉपर आपकी जो पढ़ाई होती थी वो कराई जाएगी। होप टू सी यू सून। टिल देन, हैव अ नाइस डे अहेड, हैव अ नाइस वीकेंड, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, लास्ट ऑनलाइन क्लास मतलब? हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू मैम। आपका जो वीकेंड खत्म हो रहा है वो अच्छा रहे। वेलकम बच्चों। ओके।